जीवित बचना। जब वह अपने शरीर पर लगे खून से लथपथ खड़ा था, जिसमें उसका अपना खून और अन्य कई जानवरों का खून भी शामिल था, तब उसके दिमाग में केवल एक ही विचार था, मुझे जीवित रहना है। उसने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत की और आगे बढ़ा। वह राक्षस के सामने प्रकट हुआ और उस पर वार करते हुए उसकी गर्दन पर गहरा घाव कर दिया, जबकि राक्षस ने अपने पंजे से उसके सिर पर प्रहार किया। वह राक्षस के पीछे टेलीपोर्ट हो गया और खून की उल्टी करते हुए भी वह वार करता रहा। जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो। जैसे ही वह एक शब्द अंतहीन रूप से दोहराया जाने लगा, वह उस जानवर की पीठ पर कूद गया, जो खून बहने से पहले ही सुस्त पड़ने लगा था। उसने एक बार फिर वार किया, हालांकि उसका हथियार छूते ही टूट गया। जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो। खून बहने से उसका संतुलन बिगड़ने लगा था, फिर भी उसे सिर्फ एक ही शब्द सुनाई दे रहा था। उसने अपने हाथ जानवर की गर्दन पर लगे घाव में डाले और उसे फाड़कर उसके कच्चे मांस में अपने दांत गड़ा दिए। जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो। उसने पंजे मारे, काटा और खाया, और अपनी बची हुई आखिरी समझदारी से उसने टूटे हुए हथियार से जानवर की गर्दन में बने गहरे छेद में वार कर दिया। जानवर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह बेहोश होने लगा, उसने अपनी आंखों के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट होते हुए देखी। ऊपर का स्तर, प्रथम श्रेणी प्राप्त हुई। मैं बच गया। जैसे जैसे वह बेहोशी की ओर बढ़ने लगा, उसके होठों पर एक मुस्कान उभरने लगी। तारांकन, तारांकन, तारांकन। 5 दिन पहले लॉस एंजल्स के किसी अस्पताल में एक युवक अस्पताल के बिस्तर के पास धैर्यपूर्वक बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। वह 17 वर्ष का था, उसके बाल बिखरे हुए काले थे और उसकी नीली आंखें लगभग धंसी हुई लग रही थीं। दुबले पतले शरीर के साथ अगर उसके बाल बिखरे हुए न होते तो वह बेहद आकर्षक हो सकता था। बिस्तर पर मिलती जुलती शक्ल सूरत वाली एक अधेड़ उम्र की महिला लेटी थी, जो जाहिर तौर पर उसकी रिश्तेदार थी। माँ, दुनिया बदले 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी ठीक हूँ। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा ये सुनिश्चित करेगा कि आप भी जागरें और इस नई दुनिया का आनंद लें। बस हिम्मत रखिए और जिंदा रहिए। हालांकि उसे उम्मीद थी कि शायद माँ की तरफ से कोई हल्की सी भी प्रतिक्रिया मिले, पर वह जानता था कि यह नामुमकिन होगा। वह युवक अपनी माँ के साथ यूं ही हल्की फुल्की बातें करता रहा, क्योंकि वह उस घटना के बारे में सोच रहा था जिसे विश्व जागरण का नाम दिया गया है। उस समय जब वह हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में ही था, दुनिया पूरी तरह बदल गई। मानो वे किसी कोरियाई उपन्यास में जी रहे हों। दुनिया में जादुई शक्ति जागृत हुई, द्वार खुलने लगे और हर इंसान की आंखों के सामने एक होलोग्राम स्क्रीन दिखाई देने लगी जो उनकी स्थिति को दर्शाती थी। प्रत्येक व्यक्ति को शुरुआत में एक प्रतिभा दी गई थी, जो बेहतर दृष्टि जैसी साधारण क्षमताओं से लेकर अग्नि नियंत्रण जैसी अविश्वसनीय काल्पनिक चीजों तक थी। यहाँ तक कि समाचारों में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी कहानी थी जिसे किशमिश को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। और अपनी इन असंख्य क्षमताओं के बीच उसने अल्प दूरी के टेलीपोर्टेशन कौशल के साथ एक स्थानिक संबंध विकसित किया। पहले तो वह भयंकर लड़ाइयों और अपार शक्ति प्राप्त करने के बारे में सोचकर उत्साहित था, लेकिन वास्तविकता ने जल्द ही उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसकी क्षमता केवल उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे में ही काम करती थी, और उसकी शारीरिक क्षमता बेहद कमजोर थी, जिसके कारण वह अपनी क्षमता का कुछ बार उपयोग करने के बाद ही थक जाता था। इसी वजह से वह कभी भी जानवरों से लड़कर अपना स्तर नहीं बढ़ा पाया, और केवल संयोगवश और दूसरों के दुश्मनों को मारकर ही वह स्तर 5 तक पहुंच पाया। सच कहूं तो अपनी कमजोरी का एहसास होने के बाद वह कभी शिकारी बनना और रहस्यमय द्वारों की खोज करना नहीं चाहता था। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। बदलते संसार के लिए उसके पास कोई उपयोगी कौशल नहीं था, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब माना जागृत हुआ तो सब कुछ उतना शानदार और सुखद नहीं था, क्योंकि कई लोगों के शरीर बदलते वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाए, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वे कोमा में चले गए, जिनमें उनकी मां भी शामिल थीं। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं था, लेकिन मरीज को जीवित रखने के लिए अस्पताल का खर्च ही हजारों डॉलर था। इसलिए उसने हार नहीं मानी। वो गिल्ड एसोसिएशन में शामिल हो गया, जो शिकारियों का प्रबंधन करता है, और उस गिल्ड के लिए एक संग्रह टीम का सदस्य बन गया, जिसका उसका सबसे अच्छा दोस्त हिस्सा था, जिससे वह हमलों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा। कभी कभी वह कुली बनकर 1-2 शिकार चुरा लेता था, लेकिन जब उसका ये कारनामा पकड़ा गया तो उसे ये भी करने की इजाजत नहीं रही। और इस तरह 6 साल बीत गए। उसने कोई तरक्की नहीं की और मुश्किल से अपनी मां का पेट पालने लायक ही कमा पाता था। श्रीमान डैमियन वॉर्ड। अचानक एक नर्स की आवाज से उनका ध्यान भंग हो गया।
सर, हमें अभी मरीज की देखभाल करनी है, इसलिए हम आपसे कुछ देर बाहर इंतजार करने का अनुरोध करते हैं। चूंकि वह पिछले 6 वर्षों में अपनी अनगिनत मुलाकातों से इस दिनचर्या से परिचित था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। धिक्कार है। उस आखिरी छापे के बाद से मुझे काफी समय से नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसने मन ही मन सोचा, अगर अगले हफ्ते तक मैं किसी और छापेमारी में शामिल नहीं हो पाया, तो शायद मैं मां के मेडिकल बिल चुकाने का खर्च नहीं उठा पाऊंगा। नहीं, मुझे चुकाना ही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिल चुकाना बंद नहीं करूंगा। चाहे मुझे अपना अपार्टमेंट छोड़कर कुछ समय के लिए सड़कों पर ही क्यों न रहना पड़े, मुझे फिर भी उनके बिल चुकाने होंगे। मैं इन बेकार आंकड़ों का क्या करूं? डेमियन ने अपना स्टेटस चेक करने का फैसला करते हुए मन ही मन सोचा। स्थिति। जैसे ही उसने उस शब्द के बारे में सोचा, उसकी आंखों के ठीक सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन अचानक प्रकट हो गई। स्थिति। डेमियन वॉर्ड। इंसान, पुरुष, आयु 17 वर्ष, स्तर 5 वर्गहीन, अनुभव मूल्य 0/100, उपाधियां 0, शरीर का वाहक, समानताएं, अंतरिक्ष, शारीरिक बनावट 0, शारीरिक बनावट, जादुई शक्ति 20, STR 3, AGI 5, परिभाषा 2, इंट 3, डेक्स 5, कौशल, अल्प दूरी का टेलीपोर्टेशन स्तर 1, मामूली टेलीकिनेसिस स्तर 1, मामूली पुनर्जनन स्तर 1। डेमियन ने झुंझलाहट भरी आह भरी। अगर मैं थोड़ा और मजबूत हो जाऊं तो मेरी सारी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं, लेकिन चाहे मैं कितना भी सुधार करने की कोशिश कर लूं, मेरा शरीर इसी दयनीय स्तर पर अटका हुआ लगता है। उसने उन दिनों को याद किया जब वह कसरत करने की पूरी कोशिश करता था, यहां तक कि अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए वन पंच मैन और सोलो लेवलिंग जैसी कसरत विधियों का भी इस्तेमाल करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसने पहली बार इस सिस्टम को जगाया, तब तक उसके पास पहले से ही 2 खिताब थे। हाई स्कूल के दिनों में उसने इस बारे में जितना शेखी बघारी थी, उसे याद करके उसे शर्म से कहीं छिप जाने का मन कर रहा था। अंततः उनका पहला शीर्षक, जिसे केवल बिंदुओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया गया था, पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। पहले तो उन्हें लगा कि यह उपन्यासों की उन रूढ़ियों में से एक होगा जहां शीर्षक इतना प्रभावशाली होता है कि वह कहानी को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन 6 साल बाद उन्होंने उस धुंधली सी उम्मीद को भी छोड़ दिया। उसकी दूसरी शक्ति तो और भी बदतर थी। यह न केवल बेकार थी, बल्कि हानिकारक भी थी। वॉइड फिजिक कोई ऐसी जादुई शक्ति नहीं थी जो उसे उसकी स्थानिक क्षमता को आसानी से समझने में मदद करती, बल्कि यह उसके शरीर के अधिकांश पोषक तत्वों और शक्ति को एक ब्लैक होल की तरह सोख लेती थी और उसे जादुई शक्ति में बदल देती थी। इस वजह से उसके पास अपने स्तर के किसी व्यक्ति के लिए अच्छी मात्रा में जादुई शक्ति थी, लेकिन ये तब बेकार हो गई जब उसका शरीर इतनी बार टेलीपोर्ट करने के तनाव को भी सहन नहीं कर सका। मेरी स्थानिक संभाव्यता भी सबसे दुर्लभ और प्रशिक्षण के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण संभाव्यताओं में से एक है। इतने वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद मैं केवल इतना ही हासिल कर पाया हूं कि कपों को अपनी ओर तैरा सकूं। उसने एक बार फिर आह भरते हुए सोचा, सच में अगर मुझे कुछ प्लॉट आर्मर या ऐसा कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा होता। कम से कम इससे मुझे मां को ठीक करने का कोई तरीका तो मिल जाता, और फिर मुझे शिकारी बनने की परवाह क्यों करनी पड़ती। मैं बस एक आम नागरिक की तरह शांतिपूर्ण जीवन जी सकता था, जिसकी किस्मत मुझ जैसी खराब है। जैसे जैसे उसके विचार आत्मनिंदा से भरे होते गए, नर्सों ने उसकी मां की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लीं। जाने से पहले वह अपनी मां को अंतिम विदाई देने के लिए कमरे में वापस गया। मां, अपने इस निकम्मे बेटे की चिंता मत करो, तुम्हें बस जीते रहना है। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सका, और मुझे खेद है कि तुम्हारा बेटा इतना दुबला है कि तुम्हारे जागने से पहले शायद उसे कोई गर्लफ्रेंड भी ना मिले। उसने अपनी ही बात पर हल्की सी हंसी हंसते हुए आगे कहा, मैं अब जा रहा हूँ। वादा करता हूँ कि अगली बार आने पर मैं तुम्हें फाटकों की और दुनिया में घट रही अजीबोगरीब घटनाओं की और भी कहानियां सुनाऊंगा। मैंने सुना है कि किशमिश में हेराफेरी करने वाला वो आदमी भी मशहूर हो गया है। एक दिन तुम्हारा ये बेटा दुनिया के शिखर पर खड़ा होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि तुम अपनी मनचाही जिंदगी जी सको। ये शब्द कहने के बाद वह अस्पताल से निकल गया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसे अचानक किसी ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। डेमियन, डेमियन, अपनी छाती से चिपके 2 कोमल उभारों को महसूस करते हुए डेमियन ने ऊपर देखा और लगभग 17 साल की एक खूबसूरत लड़की को देखा। उसके गहरे नीले बाल, वैसी ही आंखें थीं और वर्षों के अभ्यास से गढ़ा हुआ उसका शरीर युद्ध के लिए एकदम फिट था। यह उसकी सबसे करीबी दोस्त एलेना पियस थी। अरे बाप रे, उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने तो मुझे हाथ हिलाते हुए भी नहीं देखा।
हम्फ, लगता है तुम फिर से कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे। तुम्हें यह आदत छोड़नी ही पड़ेगी। डेमियन को इस तरह के व्यवहार की आदत थी, इसलिए उसने उसे अपने से अलग किया और खड़े होते हुए उसका हाथ बढ़ाया। तो ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतनी उत्साहित हो गई हो? और हमेशा की तरह उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। वाह, गिल्ड को एक और द्वार का रास्ता मिल गया है और लगता है इस बार यह बहुत बड़ा होगा। ये सिर्फ भी रैंक का द्वार है, लेकिन इससे निकलने वाली माना ऊर्जा असामान्य है। और चूंकि मैं इस बार जा रहा हूं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अगर आप भी साथ आए तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो आपका क्या ख्याल है? डेमियन ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। हालांकि वह कभी कभी उसके सामने मां की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन वह हमेशा उसके भले के बारे में ही सोचती थी। जब उसे उसकी मां के बारे में पता चला तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उसे भुगतान करने में मदद करने की थी। हालांकि उसने इनकार कर दिया क्योंकि वह उसका कोई ऋणी नहीं रहना चाहता था। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वैसे शायद यही तुम्हारी खुशी का कारण नहीं है ना? डेमियन ने जवाब दिया। साथ बिताए इतने सालों में वह उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह समझ चुका था। नहीं, अभी मेरे पास कुछ खाली समय है, तो हम आखिरकार साथ में समय बिता सकते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और उसे अपने साथ खींचने लगी। उसके गालों पर हल्की सी शर्मिंदगी थी, हालांकि डेमियन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास करने के लिए कुछ और बेहतर काम है। जैसे ही डेमियन को घसीटते हुए ले जाया गया, उसने उस पल को याद किया जब वे पहली बार जागे थे। हालांकि एलेना को शुरुआत से ही कमजोर स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन उसमें अपार क्षमता थी। हालांकि उसे एक चिकित्सक होना चाहिए था, लेकिन उसे मोर्चे पर लड़ना पसंद था, जिससे वह एक ऐसी लड़ाकू बन गई जो लगातार खुद को ठीक कर सकती थी और युद्ध में अदम्य सहनशक्ति रखती थी। और जब उसने अपनी पहली कक्षा प्राप्त कर ली, तो वह जनता के बीच युद्ध पुजारिन के नाम से प्रसिद्ध हो गई। वह इतनी काबिल थी कि पर्याप्त मेहनत से चौथी कक्षा तक भी पहुंच सकती थी, इसलिए वह संघ की हमेशा पसंदीदा रही। एक बार फिर सोच में डूबे हुए डेमियन और एलेना एक कैफे में पहुंचे। ऑर्डर देने और बैठने के बाद डेमियन को अचानक कुछ याद आया। अगर कल गेट इतना असामान्य है, तो तुम मुझ जैसे कमजोर को अपने साथ क्यों ला रहे हो? एलेना ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ आओगे, तो कम से कम मैं तुम्हारा ख्याल तो रख सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम बार बार एक गेट से दूसरे गेट पर जाकर और अपनी क्षमताओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करके चोटिल हो रहे हो? डेमियन ने अपनी नजरें फेर ली, क्योंकि वह जानता था कि वह सही कह रही है। खैर, अब कुछ नहीं किया जा सकता। वह हाल ही में पैसे कमाने के लिए एक नया गेट ढूंढने की कोशिश में पागल हो रहा था, इसलिए उसके प्रस्ताव को ठुकराना मूर्खता होगी। इसके अलावा वह किसी भी द्वार से गुजरने से कभी नहीं डरता था, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उसका एकमात्र डर यह है कि अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। आखिरकार उसके पिता लगभग 10 साल पहले न जाने कहां गायब हो गए थे और उनका कोई अन्य रिश्तेदार भी जीवित नहीं था। डेमियन ने एलेना के साथ अपना दिन बिताया और समय तेजी से बीत गया। उन्होंने खाना खाया और एक मनोरंजन पार्क में गए और बाकी का दिन वहीं बिताया। कभी कभी वह सोचता है कि क्या इस तरह के दिन, जो उन्हें कभी कभार मिलते हैं, डेट माने जा सकते हैं, लेकिन वह तुरंत इस विचार को मन से निकाल देता है। उसे सबसे पहले अपनी मां की देखभाल करनी थी और यह सुनिश्चित करना था कि उसका अपना जीवन अभी भी जीने लायक है। इसके अलावा उसकी क्षमता को देखते हुए वह निकट भविष्य में एक बड़ी हस्ती बन जाएगी। वह अब और अधिक समय तक उस पर बोझ नहीं बन सकता। मनोरंजन पार्क से लौटते समय डेमियन ने एलेना को देखा, जो उससे आगे दौड़ रही थी और बच्चों की तरह खिलखिला रही थी। उसे ये दृश्य बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह केवल उसके सामने ही ऐसा व्यवहार करती थी। जब वह अपने साथियों के आसपास होती है तो वह हमेशा ठंडी रहती है और उसके चारों ओर एक उग्र आभा रहती है, जिससे वह आमतौर पर दुर्गम हो जाती है। इसीलिए उसे इस तरह समय बिताना अच्छा लगता है, ये सोचते हुए कि शायद उसे ऐसे दिनों की जरूरत है जब वह गिल्ड की सबसे होनहार योद्धा होने के बजाय एक साधारण लड़की की तरह व्यवहार कर सके। उसे देखते हुए उसे एक बार फिर हाई स्कूल के दिन याद आ गए। वह स्वभाव से मिलनसार था, लेकिन कभी दोस्त नहीं बना पाया। अपनी अच्छी शक्ल सूरत के बावजूद, जिससे उसे लोकप्रिय होना चाहिए था, उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक समय तो कक्षा के एक लड़के ने उसे तंग भी किया था। शायद ईर्ष्या थी या कुछ और, डेमियन को पता नहीं था। लेकिन वह इतना जानता था कि एलेना से मिलना उसके लिए मुक्ति के समान था।
उसके नीरस स्कूली जीवन में पल भर में खुशियां आ गईं जब वह उसके अंधकार में संसार में सूर्य के समान चमक उठी। वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसके मन में जो कृतज्ञता थी उसे कैसे चुकाए। एलेना को अलविदा कहने के बाद डेमियन अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया और कल होने वाले छापे की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन डेमियन ने अपना सामान उठाया और गेट के सामने तय स्थान की ओर चल पड़ा। अभी काफी सुबह थी, लेकिन कमजोर होने के कारण उसने सोचा कि देर होने का जोखिम उठाने से बेहतर यही होगा कि वह जल्दी निकल जाए। दुनिया धीरे धीरे ऐसी दुनिया में बदल रही थी जहां ताकत ही सर्वोपरि थी और कानून अब कुछ लोगों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बस में सफर करते हुए डेमियन को सीने में जकड़न महसूस होने लगी और एक अशुभ आशंका उसके भीतर उठने लगी। हालांकि उसने इतने उपन्यास पढ़े थे कि वह जानता था कि इस तरह की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, फिर भी उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार हालात बिगड़ने पर भी वह कुछ करने के लिए बहुत कमजोर है और उसकी सबसे बड़ी खूबी तो भाग निकलना ही है। वह बस यही उम्मीद कर सकता है कि वह सिर्फ कल्पना कर रहा है और मोर्चे पर मौजूद लोगों पर भरोसा कर सकता है। जब डेमियन बस से उतरा तो उसका स्वागत एलेना ने किया, जो मानो उसका इंतजार कर रही थी। हे, मुझे पता था कि तुम जल्दी आ जाओगे, इसलिए मैं यहीं आकर इंतजार करने लगी। कैसा लगा? हैरान हो गए? उसने उछलते कूदते हुए कहा। डेमियन हल्के से मुस्कुराया और गेट की ओर चलते हुए एलेना से हल्की फुल्की बातें करने लगा। गेट पर पहुंचने पर डेमियन ने देखा कि एलेना का व्यवहार फिर से ठंडा हो गया है। हालांकि उससे बात करते समय उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी गर्माहट थी। क्योंकि वह जानता था कि गिल्ड के साथ उसका यही स्वभाव था, इसलिए उसने हल्की सी आह भरी और उस जगह की ओर चल दिया जहां संग्रह दल मौजूद था। अरे डेमियन, लगता है तुम फिर से आ गए, है ना? लगता है आज तो हमारी आसानी से एंट्री हो जाएगी। एक हटे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी ने आवाज लगाई। वो दुबला पतला लड़का, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? उसके दोस्त ने सवाल किया। हाँ पीट, तुम उसके साथ पहले कभी किसी छापे पर नहीं गए हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। हालांकि मैंने जितने भी शिकारी देखे हैं उनमें से उसका शरीर सबसे कमजोर है, लेकिन उसकी संग्रह करने की गति जबरदस्त है। हाँ डेव, अगर बात तुम्हारी ही है तो लगता है हम आराम से बैठ सकते हैं और आज सारा काम बच्चे को ही करने दे सकते हैं। डेमियन बस मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए चलता रहा। भले ही ताकतवर लोग और अग्रिम पंक्ति के सैनिक उसकी कमजोरी को लेकर उसे नीचा दिखाते और उसकी आलोचना करते हों, लेकिन संग्रह दस्ते में उसके साथी हमेशा उसका बहुत सम्मान करते थे। आखिरकार उसकी छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन और थोड़ी बहुत टेलीकिनेसिस जैसी क्षमताएं इस तरह के छोटे मोटे कामों में बहुत काम आती हैं। डेमियन के आसपास होने पर वे लोग अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं और अपनी बाकी की शिफ्ट में आराम से समय बिताते हैं। हालांकि डेमियन को पहले उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन वह हमेशा खुद को बदकिस्मत मानता था और स्वाभाविक रूप से इस मौके पर उसकी किस्मत को उसका साथ देना ही था। जब वह अपना सामान तैयार कर रहा था तभी उसके पीछे से एक घमंडी आवाज सुनाई दी। अरे गंदे बच्चे, मुझे एक कुली की जरूरत है और तुम मेरे साथ यह काम करने चलोगे। जब डेमियन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि लगभग 20 वर्ष की आयु का एक अपेक्षाकृत सुंदर व्यक्ति, जिसके बाल सुनहरे और आंखें हरी थीं, वहां घमंडी भाव से खड़ा था। नहीं, मैं ठीक हूं, किसी और से करवा लो। हालांकि उसने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन मन ही मन प्रार्थना की कि कहीं वह किसी बड़ी कंपनी के घमंडी नौजवान से तो नहीं निपट रहा है। अफसोस, उसकी प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई। तुम खुद को क्या समझते हो, मुझसे इस तरह बात करते हो? मैं जिन हॉटन हूँ, हॉटन समूह का वारिस। अगर मैं कुछ करने को कहूं तो तुम्हें करना ही होगा, उस घमंडी आदमी ने कहा। डेमियन ने आह भरी। माना के प्रभाव के बावजूद हॉटन समूह दुनिया की अग्रणी तकनीकी कंपनियों में से एक था। उनके पास बिना किसी परिणाम के उसका और उसके आसपास के लोगों का जीवन बर्बाद करने की पर्याप्त शक्ति थी। एक बार फिर आह भरते हुए डेमियन उस आदमी के पीछे पीछे चला गया। पता नहीं आज मेरी ये बदकिस्मती मुझे और क्या क्या मजेदार चीजें देगी। जब डेमियन जिनके साथ अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के जमावड़े वाले इलाके में पहुंचा तो उसे लगभग सभी की तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करना पड़ा, जिसे उसने तुरंत अनदेखा कर दिया। अपनी हैरानी को मुश्किल से छुपा पा रही एलेना की ओर मुड़कर देखते हुए वह केवल एक असहाय मुस्कान ही दे सका। सब लोग ध्यान से सुनो, जिन चिल्लाया। मैं जिन हॉटन हूं और आज मैं इस अभियान का नेतृत्व करूंगा। वह रुका, मानो सबके चेहरों पर हैरानी देखकर उसे मजा आ रहा हो जब उन्हें उसके बारे में पता चला। इस द्वार को आधिकारिक तौर पर बी श्रेणी का द्वार बताया गया है, लेकिन संभवतः इसका मुख्य दुश्मन प्रथम श्रेणी का राक्षस होगा।
हमें अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ना होगा ताकि हम द्वार को सफलतापूर्वक बंद कर सकें। जब वह बोल रहा था, जिन ने एलेना को प्रभावित करने की कोशिश में कई बार उसकी ओर चोरी छिपे देखा, हालांकि वह हमेशा की तरह शांत बनी रही। जिन द्वारा छापे की योजना का संक्षिप्त विवरण देते रहने के दौरान डेमियन आश्चर्य से द्वार को देखता रहा। ये गहरे नीले रंग के गुणहीन माना के एक घूमते हुए भंवर जैसा था जो अपने आसपास के माना को आत्मसात करके अपना आकार बनाए रखता था। द्वार आमतौर पर इसी तरह खुद को बनाए रखते हैं, हालांकि द्वार से 50 मीटर के दायरे में मौजूद सभी माना ऊर्जा के अवशोषित हो जाने के बाद ये खुद को बनाए रखने में असमर्थ हो जाता है और ढह जाता है। ये पतन आमतौर पर केवल माना का एक अंतर्मुखी विस्फोट होता है जो इसके आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर देता है, लेकिन कुछ मामलों में यह एक कालकोठरी के टूटने का कारण बन सकता है, जहां जानवर द्वार के अस्थिर होने के क्षण का उपयोग करके बाधा को तोड़कर पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। हालांकि ये घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन अतीत में इनके कारण कई शहर तबाह हो चुके हैं। इसलिए गिल्ड एसोसिएशन ने एक नियम बनाया है कि किसी भी द्वार को 1 सप्ताह से अधिक समय तक बिना छुए नहीं छोड़ा जा सकता। जब डेमियन ने इस द्वार को देखा तो उसे इसके कार्य के प्रति एक अटूट आकर्षण महसूस हुआ। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह इसे घूरते घूरते एक सम्मोहन की अवस्था में पहुंच गया। हालांकि इसका कभी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ये द्वार भी कार्य करने के लिए स्थानिक गुण का उपयोग करते हैं। द्वार की सम्मोहन शक्ति कुछ मायनों में मेरे शून्य शरीर से मिलती जुलती है, क्योंकि यह उन सभी चीजों को अवशोषित कर लेती है जो आमतौर पर विभिन्न स्थितियों के लिए होती है और उन सभी को स्वयं को बनाए रखने के लिए पुनः उपयोग में लाती है। डेमियन को यह एहसास हुआ, यदि मेरा शून्य शरीर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है तो सीमा से अधिक ऊर्जा का उपभोग करने पर क्या होगा? क्या यही मेरे लिए स्वयं को मजबूत करने का तरीका है? यदि हाँ, तो कैसे? उसे अचानक तब नींद से जगाया गया जब उसने महसूस किया कि किसी शक्तिशाली ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया है। अरे निकम्मे छोटे बदमाश, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें यहाँ रखने का क्या मतलब है? डेमियन ने जिन को घृणा भरी निगाहों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वह इतना मजबूत हो जाएगा कि जिन से बदला ले सके। लेकिन असल में जिन कुछ भी सार्थक नहीं कह रहा था। डेमियन को मारने की उसकी एकमात्र वजह अपनी श्रेष्ठता साबित करना था। डेमियन ने एक बार फिर गेट की तरफ देखा और फिर ऐसा दिखावा किया जैसे वह जिन के भाषण पर ध्यान दे रहा हो। हालांकि वह अब भी अपने शून्य शरीर के बारे में सोच में डूबा हुआ था। खुद को मजबूत करने का एक तरीका, भले ही ये केवल सैद्धांतिक रूप से हो, फिर भी यह वर्षों में उठाया गया मेरा पहला कदम है। सवाल यह है कि मुझे अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा स्रोत कहां से मिलेगा? जिन की बातों को अनसुना करते हुए वह इस विचार पर चिंतन करता रहा जब तक कि उसने अपना भाषण समाप्त नहीं कर दिया। जब सभी लोग तैयारी के लिए अलग अलग हो गए तो एलेना उसके पास आए। हे, क्या तुम ठीक हो? वो कमीना सिर्फ अपने बैकग्राउंड की वजह से इस रेड की अगुवाई कर रहा है। अगर ऐसा न होता तो कसम से मैं। चूंकि ऐसा लग रहा था कि एलेना जल्द ही भड़क उठेगी, इसलिए डेमियन ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसके सिर पर थपथपाया। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। अगर उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात न होती तो वह कुछ भी नहीं होता, इसलिए मुझे उसके बारे में चिंता करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने के बारे में क्यों सोचना चाहिए? एलेना शर्मा गई, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। खैर, जो भी हो, अगर आपको यही लगता है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। उसने बात को टालने की कोशिश करते हुए भी डेमियन की छाती पर हाथ रखा और उसे ठीक करने लगी। ये देखकर डेमियन मुस्कुराया। अच्छा, अगर अब तुम मेरे बारे में चिंता करना बंद कर चुके हो तो क्यों न तुम जाकर हमले की तैयारी कर लो? अगर हमारी पड़ोस की भतीजी इधर उधर भटकती रहे तो यह अच्छा नहीं लगेगा, है ना? उसके मजाक पर एलेना का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन चूंकि उसकी बातें आंशिक रूप से सही थीं, इसलिए वह तैयार होने के लिए जल्दी से चली गई। डेमियन कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर द्वार की ओर मुड़ गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। द्वार के करीब आते ही वह अशुभ एहसास और भी प्रबल हो गया। खैर, कोई बात नहीं। अगर भागने की नौबत आए तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं निकल जाऊंगा, बस। डेमियन ने एक बार फिर एलेना की ओर देखा। भले ही मुझे कुछ आंतरिक रक्तस्राव सहना पड़े, मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वह भी बच जाए। उसने पहले कहा था कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन ये कहना ज्यादा सही होगा कि वह उसकी इकलौती दोस्त थी। उस फेटफुल दिन के बाद जब सबको अपनी शक्तियां प्राप्त हुई तो सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आ गया।
जिन लोगों के पास बेकार शक्तियां थीं, उन्हें एक समूह में अलग कर दिया गया, जबकि अधिक शक्तिशाली क्षमताओं वाले लोग एक साथ इकट्ठा हो गए। हालांकि डेमियन को कहीं बीच में कहा जा सकता है। उसे दोनों पक्षों ने बहिष्कृत कर दिया था और केवल एलेना ही उसके साथ खड़ी रही। पीछे मुड़कर सोचने पर वह एक बार फिर उसके प्रति कृतज्ञता महसूस किए बिना नहीं रह सका। अपने विचारों को समेटते हुए वह खड़ा हुआ और हमलावर दस्ते में शामिल हो गया। उसकी आंखों में एक तीव्र दृढ़ संकल्प की आग जल उठी, खुद को सुरक्षित रखने का और एलेना को सुरक्षित रखने का, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जैसे जैसे उसका संकल्प दृढ़ होता गया, उसके शरीर के चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा। इस कालकोठरी में जो कुछ भी घटित होगा, वह उसके लिए एक नई शुरुआत होगी, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, ये तो समय ही बताएगा। कालकोठरी के अंदर के दृश्य का सबसे सटीक वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। जब डेमियन द्वार से अंदर दाखिल हुआ, तो उसे केवल एक विशाल गुफा प्रणाली दिखाई दी जो कई मील तक फैली हुई थी, जिसका अंत एक ऐसे बिंदु पर था जिसे वह देख भी नहीं सकता था। ठीक है दोस्तों, इस तल पर हमें केवल प्रथम श्रेणी के जानवर ही दिखाई देंगे जिनका स्तर अधिकतम 20 होगा, इसलिए उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार रहें। भले ही वे कमजोर हों, फिर भी हमें सतर्क रहना होगा, कहीं कुछ अप्रत्याशित न हो जाए। जैसे ही जिन ने आदेश दिया, टीम आगे बढ़ने लगी और डेमियन उनसे थोड़ी दूरी पर पीछे पीछे चल रहा था। समय बीतने के साथ हमला बिना किसी रुकावट के जारी रहा। जानवरों का अधिकतम स्तर 20 होने के कारण हमलावर दस्ते को, जिसमें कई प्रथम श्रेणी के सैनिक शामिल थे जिनका औसत स्तर लगभग 30 था, कोई समस्या नहीं हो रही थी, खासकर एलेना की उपस्थिति में। जब भी उनका सामना किसी ऐसे जानवर से होता जिसे मारने के लिए उन्हें मिलकर काम करना पड़ता, तो वह अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती और बेपरवाही से वार करना शुरू कर देती। आखिरकार, चाहे उसकी युद्ध शैली कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, उसका मूल सिद्धांत स्वयं को लगातार ठीक करने और शक्ति को पुनः प्राप्त करने की उसकी क्षमता थी। इसी कारण उसके स्तर के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर का कोई भी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि इस आश्वासन के बावजूद टीम सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ती रही। इस तरह के कमजोर कालकोठरियों का सबसे खतरनाक पहलू हमेशा जानवर ही नहीं होते थे। विश्व जागरण के लगभग 2 साल बाद, जब मानवता अंततः माना और इसके द्वारा लाए गए परिवर्तनों के अनुकूल पूरी तरह से ढलने लगी थी, तब उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसने इसकी क्षमताओं के बारे में उनके पूरे दृष्टिकोण को बदल दिया। जब एक अज्ञात गिल्ड की अग्रिम टुकड़ी उनके एक कालकोठरी की खोज कर रही थी, तो उनका सामना अन्य मानवाकार प्रजातियों से हुआ। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अंधाधुंध हमला करने से पहले संवाद स्थापित करने का प्रयास किया और गलती से पता चला कि वे अब पृथ्वी पर मौजूद किसी भी भाषा को नहीं बोल रहे थे। जैसा कि पता चला है, माना की शुरुआत और उसके बाद आने वाली प्रणाली इसके प्रभाव में आने वाले सभी प्राणियों को एक साझा भाषा प्रदान करती है। चूंकि पृथ्वी के निवासी अंग्रेजी को अपनी सार्वभौमिक भाषा के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए यह नई भाषा तब तक प्रचलन में नहीं आई जब तक कि वे अन्य बुद्धिमान प्रजातियों के संपर्क में नहीं आए। जब इस समूह के सदस्यों ने मानवाकार प्राणियों से बात करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि जिस कालकोठरी में वे थे, वह वास्तव में लाहौर नामक एक अन्य दुनिया से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे अन्य गिल्ड भी कालकोठरियों में बुद्धिमान जातियों से मिलने लगे, उन्हें अनगिनत अन्य दुनियाओं के अस्तित्व के बारे में पता चला। जैसा कि उन अन्य दुनियाओं के निवासियों द्वारा समझाया गया था, द्वार ऐसी घटनाएं हैं जो केवल उन दुनियाओं में दिखाई देती हैं जो हाल ही में माना के प्रति जागृत हुई हैं। किसी दुनिया के मन शक्ति के अनुकूल ढल जाने और उसमें समाहित हो जाने के बाद कालकोठरियां स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं। हालांकि जो दुनिया मन शक्ति के साथ पूरी तरह से समाहित नहीं हुई है, उसमें कालकोठरियों जैसी मन शक्ति से निर्मित संरचनाओं को बिना ढहे संभालने की संरचनात्मक मजबूती नहीं होती। इसी कारण द्वार प्रकट होते हैं और विभिन्न अन्य दुनियाओं में स्थित कालकोठरियों से जुड़ते हैं। एक कालकोठरी में, जो क्लाउड प्लेन नामक एक दुनिया से जुड़ी हुई है, पृथ्वीवासियों का सामना ऐसे मनुष्यों से हुआ जो इस प्रणाली को स्वर्ग के समान मानते हैं और स्तर बढ़ाने के बजाय वे इसे साधना मानते हैं। अन्य ग्रहों के निवासियों के साथ इन अनगिनत अंतःक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी के नागरिकों ने कई बातें सीखीं, विशेष रूप से ये तथ्य कि इन अन्य ग्रहों के निवासियों को द्वारों के माध्यम से पृथ्वी में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका संबंध संतुलन की अवधारणा से है। हालांकि चूंकि मानव जाति को माना और इस प्रणाली के साथ रहते हुए केवल 6 वर्ष ही हुए हैं, इसलिए वे इन अधिक जटिल सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। कई घंटे बीत गए और ऐसा लग रहा था कि कालकोठरी लगभग पूरी तरह से साफ हो चुकी है।
समूह ने अंतिम तलाशी अभियान शुरू करने से पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया। इस दौरान एलेना स्वाभाविक रूप से डेमियन से मिलने और थोड़ी देर बातचीत करने के लिए उसके पास गई। कालकोठरी के एक दूसरे हिस्से में जिन घृणा भरी निगाहों से खड़ा था। धिक्कार है, वह औरत मेरी होनी चाहिए। वह मेरी बजाय उस निकम्मे को क्यों देखती रहती है। कालकोठरी पर छापा मारने के पूरे समय के दौरान जिन लगातार एलेना को प्रभावित करने के लिए अपनी ताकत और वीरता दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एलेना ने मानो उसे अनदेखा कर दिया। एक धनी और प्रभावशाली पिता के इकलौते बेटे के रूप में जिन के साथ एलेना जैसा उदासीन व्यवहार कभी नहीं हुआ था। लेकिन इससे तो मेरी उसके प्रति चाहत और बढ़ जाती है। जिन ने एलेना की ओर देखा, जो डैमियन के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी, और दूसरों के साथ उसके व्यवहार से बिल्कुल अलग व्यक्तित्व दिखा रही थी। ईर्ष्या उसके मन पर हावी होने लगी। मुझे बस उस कचरे को हटाना है। अगर वह रुकावट दूर हो गई तो उसे मेरी औरत बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ हाँ, कालकोठरी के अंदर कुछ भी हो सकता है ना? अगर कोई कमजोर कुली मर जाए क्योंकि कोई जानवर बस अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर आ जाए। उसके चेहरे पर विचार उमड़ते ही भाव बदल गए और एक दुर्भावनापूर्ण आभा फैलने लगी, जो तुरंत ही वापस लौट गई। डेमियन, है ना? खैर, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अभी के लिए उसे अपने पास रखने देता हूं क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी बातचीत होगी। इसी बीच डेमियन एलेना के साथ बातचीत और हंसी मजाक करता रहा, इस बात से बेखबर कि उसे एक अहंकारी युवा मालिक द्वारा मौत के घाट उतारा जा रहा था। तो क्या ये कालकोठरी मुझे काफी सामान्य लगती है? मुझे समझ नहीं आता कि इससे निकलने वाला संकेत इतना अजीब क्यों था। एलेना सोचने लगी, शायद इसमें कई मंजिलें हों। अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इस मंजिल को पार करते ही गेट बंद हो जाएगा। लेकिन क्या यह आपके लिए अच्छी खबर नहीं है? आपको कम काम के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही है। वैसे भी ऐसा लगता है कि वह कमीना फिर से सबको इकट्ठा कर रहा है, इसलिए आपको शायद वहां जाना चाहिए। जैसे ही हमलावर दस्ता इकट्ठा होने लगा, गुफा में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। भारी कदमों की आहट समूह की ओर बढ़ने लगी। धत्तेरे की, जिन चिल्लाया, सिर्फ इसके आभा से ही मैं बता सकता हूं कि यह शायद प्रथम श्रेणी का है। सब लोग इकट्ठा हो जाओ और मेरे आदेश पर या तो लड़ने या भागने के लिए तैयार रहो। जब कदमों की आहट रुकी तो सामने एक विशालकाय बाघ जैसा जानवर दिखाई दिया, जिसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर थी और जिसके शरीर से आग जैसी आभा निकल रही थी। ये लगभग 50वें स्तर का लग रहा है, हाल ही में उन्नत द्वितीय श्रेणी का योद्धा है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम इसे मार सकते हैं। जिन चिल्लाया। डेमियन गोलीबारी की चपेट में आने से बचने के लिए कई मीटर पीछे हट गया और हमलावर दस्ते को अपनी रणनीति बनाते हुए देखने लगा। इस दस्ते में 2 टैंकर, 2 हीलर, एक जादूगर और एलेना और जिन समेत 3 डैमेज डीलर शामिल थे। वह राक्षस दहाड़ते हुए आगे बढ़ा और अपने मुंह से आग उगलने लगा। जैसे ही टैंकरों पर हमला हुआ, जादूगर ने अपनी बर्फ की शक्ति का उपयोग करके राक्षस के पंजों को जमा दिया। एलेना और जिन ने हमला किया। जिन अंधेरे में छिपकर अपने 2 खंजरों से जानवर की नसों और अन्य संवेदनशील अंगों पर वार कर रहा था, वहीं एलेना ने उसका डटकर सामना किया। बाघ गुस्से में दहाड़ा और एलेना पर अपने पंजे चलाए, जबकि एलेना ने फुर्ती से वार से बचते हुए उसकी गर्दन पर वार किया। समय बीतता गया और दस्ते ने धीरे धीरे उस जानवर को घायल कर दिया, जिससे उस पर कई गहरे घाव और चोटें आ गईं। एलेना की क्षमता के कारण वह तब भी लड़ती रही जब टीम के अधिकांश सदस्यों की ऊर्जा या सहनशक्ति समाप्त हो गई थी। जैसे जैसे जादूगर की ऊर्जा पुनः भरती गई, उसने बीच बीच में बर्फ के नुकीले टुकड़े फेंके और जिन ने उसकी उजागर नसों और स्नायु बंधन को काटकर उसकी गतिविधियों को सीमित कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद वह उस पर घातक प्रहार करने में सफल रही, जिससे वह जानवर जमीन पर गिर गया और मर गया। अपनी व्यापक योजना और अनुभव के बल पर टीम ने बिना किसी अप्रत्याशित घटना के लड़ाई को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और चिकित्सकों ने तुरंत उनका इलाज कर दिया। जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, पूरी गुफा में कंपन होने लगी। सभी के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। गेट बंद हो रहा है, हमें यहां से निकलना होगा। टैंकरों में से एक चिल्लाया और पूरी ताकत से भागने लगा। बाकी सब भी जल्द ही उनके पीछे पीछे आ गए, क्योंकि डैमियन को भी द्वार तक पहुंचने के लिए लगातार टेलीपोर्ट करना पड़ रहा था। कालकोठरी में फंसने का मतलब आमतौर पर मौत होता था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। एक बार द्वार बंद हो जाने के बाद पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं रह जाता है, इसलिए यदि कोई कालकोठरी से भागने में कामयाब भी हो जाता है तो वह पूरी तरह से एक अलग दुनिया में फंस जाता है।
डेमियन दौड़ते हुए एलेना को ढूंढने के लिए चारों ओर देखने लगा और उसने देखा कि वह उससे पीछे छूट रही है। एलेना, तुम क्या कर रही हो? डेमियन चिल्लाया। फिर अचानक उसे स्थिति का एहसास हुआ। द्वार अचानक बंद हो गया और दूसरे दर्जे के राक्षस को मारने में सबसे ज्यादा मेहनत उसी ने की थी, इसलिए उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो चुकी होगी। आराम करने का समय न मिलने के कारण वह लगभग बेहोश होने की कगार पर थी। धत्तेरे की! डेमियन गुस्से से बड़बड़ाया और उसे पकड़ने के लिए वापस भागा। उसने एलेना की कमर में हाथ डाला, जिसे एलेना ने पहले तो अनजाने में ठुकरा दिया, फिर उसे एहसास हुआ कि वह डेमियन है। इसके बाद डेमियन बिना रुके तेजी से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके भागने लगा। जैसे ही द्वार नजर आया, डेमियन ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा तेजी से कम हो रही है और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा है। उसका खून तेजी से बह रहा था और रोमछिद्रों से रिस रहा था, लेकिन वह चलता रहा। उसे अपनी आशंका और अपने दृढ़ संकल्प की याद आ गई। और ठीक उसी क्षण जब उसके आंतरिक अंग फटने वाले थे, वह गेट से बाहर निकला। एलेना को जमीन पर रखते हुए वह मुस्कुराया। हालांकि यह थोड़ा निराशाजनक लगा, लेकिन उसे खुशी थी कि वह उन दोनों को बिना किसी परेशानी के गेट से बाहर निकालने में कामयाब रहा। और फिर जैसे ही वह एलेना से, जिसने कुछ हद तक तंदुरुस्ती हासिल कर ली थी, ये पूछने ही वाला था कि वह कैसी है, उसने महसूस किया कि उसका शरीर पीछे की ओर उड़ रहा है। अरे उल्टा, ये क्या हो रहा है? डेमियन ने सोचा। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि इस अजीबोगरीब स्थिति का कारण क्या है। जैसे जैसे उसे वास्तविकता का एहसास हुआ, वह घबराने लगा। वह जानता था कि उसके पीछे एक ऐसा द्वार था जो बंद होने की कगार पर था, लेकिन उसके पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं था। उसकी ऊर्जा अत्यधिक खर्च हो चुकी थी, उसका शरीर अपनी सीमा पर था और उसकी चेतना पहले से ही कमजोर थी। जैसे ही उसने द्वार की मानाधारा को अपनी पीठ पर महसूस किया, आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी एलेना का भयभीत चेहरा और एक खास बदमाश उस पर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अपने पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस करते हुए डेमियन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन चारों ओर उसे ठंडे कठोर पत्थर ही दिखाई दिए। मैं कहाँ हूँ? डेमियन ने सोचा। फिर उसे वे घटनाएं याद आई जिनकी वजह से वह यहाँ तक पहुंचा था। धत्तेरे की! उस घमंडी कमीने ने मुझे गेट में धक्का दे दिया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। इससे पहले कि डेमियन के विचार और आगे बढ़ पाते, उसे अपनी ओर आती हुई कई दहाड़ें और चीखें सुनाई दी। जब उसने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह खून से लथपथ है, जिससे शायद जंगली जानवर आकर्षित हुए होंगे। ये बात समझते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत उठकर यह सुनिश्चित किया कि उसके बड़े घावों के ठीक होने के लिए पर्याप्त समय बीत चुका है, और फिर भाग गया। डेमियन कमजोर था। विश्व जागरण के बाद से उसने अपना अधिकांश जीवन अपनी कमजोरी को लेकर चिंतित रहते हुए बिताया था, और अब इस स्थिति में उसकी कमजोरी और भी स्पष्ट हो गई। वह भागता रहा, लेकिन जानवर स्वाभाविक रूप से केवल एक ही दिशा में नहीं थे। डेमियन खुद को केवल भाग्यशाली मान सकता था कि द्वार के आसपास के सभी जानवर नष्ट हो गए थे, अन्यथा वह जागने से पहले ही मर जाता। धत्तेरे की! मैं क्या करूं? मैं लड़ नहीं सकता, पर बिना भोजन के जी भी नहीं सकता। अगर नहीं लड़ा तो मर जाऊंगा, पर लड़ा तो भी मर जाऊंगा। डेमियन घबरा गया। हालांकि उसे गेट के अंदर काफी अनुभव था, लेकिन युद्ध का उसका अनुभव लगभग शून्य था। शायद उसने लेवल बढ़ाने के लिए दुश्मनों को मारते समय एक दो बार तलवार चलाई होगी। डेमियन को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक दौड़ा, लेकिन इतनी देर तक दौड़ा कि जानवरों की आवाजें दूर होती चली गईं। वह एक गुफा की दीवार के पास पहुंचा और अपने थके हुए शरीर को आराम देने के लिए बैठ गया। इतनी दौड़ को बहुत लंबे समय में किया गया उसका सबसे जोरदार शारीरिक व्यायाम माना जा सकता है। दीवार की ओर पीठ करके बैठे हुए उसने अपनी सांसों और मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसके विचार रुक नहीं रहे थे। मैं मर जाऊंगा। मैं सचमुच मर जाऊंगा। मैं इन दरिंदों के सामने कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास हमला करने की कोई कला नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह कालकोठरी कहाँ है, मुझे नहीं पता कि पृथ्वी कितनी दूर है या यह उसी आकाशगंगा में है भी या नहीं। मेरे न रहने पर माँ का क्या होगा? तारांकन पाह! डेमियन ने अपने चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता। भले ही वह सोचे कि मैं मर गया हूं, कोई बात नहीं। मुझे अब बस जीवित रहना है। जीवित रहना है और पृथ्वी पर वापस लौटना है। माँ के पास वापस लौटना है, एलेना के पास वापस लौटना है, और उस दुष्ट कमीने के सिर पर एक ग्रह गिराने के लिए वापस लौटना है। आखिरी बात याद आते ही डेमियन गुस्से से आग बबूला हो गया।
डेमियन ने अपनी आर्थिक स्थिति के कारण जिनकी सारी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया था। उसे ये सब सहना पड़ा क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। वह अपनी कमजोरी के कारण इस स्थिति में फंसा था। मुझे और मजबूत होना होगा। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वापसी करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना होगा। हालांकि वह अब भी हालात को लेकर घबराया हुआ था, पर उसे पता था कि अगर वह चुपचाप बैठा रहा और कुछ नहीं किया तो उसका एकमात्र अंजाम मौत ही होगा। उसने हमेशा निडर होकर काम किया था, और अब भले ही हालात कहीं ज्यादा गंभीर हैं, उसे बस वही करना है जो वह हमेशा करता आया है, जिंदा रहना। डेमियन, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, भले ही तुम कमजोर हो, तुम्हें जीने की इच्छा, कुछ हासिल करने की इच्छा और जीवित रहने की इच्छा शक्ति बनानी होगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, विपत्ति चाहे कितनी भी हो, तुम्हें जीवित रहना होगा, क्योंकि यदि तुम जीवित रहोगे, लड़ोगे और हर मुश्किल का सामना करोगे, तो एक दिन तुम ऐसे महान व्यक्ति बन जाओगे कि स्वर्ग भी तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेगा। डेमियन को अपने पिता के वो आखिरी शब्द याद आए जो उन्होंने न जाने कहाँ गायब होने से पहले कहे थे। धिक्कार है, मैं इस समय उस कमीने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। लेकिन चाहे वह अपने पिता को कितना भी कोसता, वह कभी भी उनसे नफरत नहीं कर पाता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और अपने पिता की आखिरी यादों को याद करने लगा, उसे वह दर्द महसूस होने लगा जो उसके पिता ने हमेशा उससे और उसकी माँ से छिपा कर रखा था। और अब जिस परिस्थिति में वह है, उसमें अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए उसे अपने पिता का दृढ़ संकल्प महसूस होने लगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह संकल्प किस लिए था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। धिक्कार है, अगर वह आदमी विश्व जागरण से पहले ही मार्शल आर्ट की सारी बकवास कर सकता है और ऐसा संकल्प ले सकता है, तो मैं यहाँ क्यों पीछे हट जाऊं। मुझे वापस जाकर माँ का इलाज करना है, मुझे वापस जाकर एलेना की खैरियत जाननी है, मुझे वापस जाकर उस घमंडी कमीने को सबक सिखाना है, और मुझे एक दिन अपने पिता को ढूंढकर उनके चेहरे पर एक घूंसा मारना है। डेमियन ने अपना संकल्प मजबूत करना शुरू कर दिया। घबराहट में वह भूल गया था, पर उसकी मृत्यु अभी नहीं हुई थी और उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी था। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, वह अपने मनचाहे लक्ष्य हासिल कर सकता था। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता कहा करते थे, वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे स्वर्ग भी सम्मान की दृष्टि से देखता होगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं अंतरिक्ष ने उसके संकल्प और घोषणा को देख लिया हो, क्योंकि डेमियन के 25 मीटर के दायरे में स्थित अंतरिक्ष मुड़ने और विकृत होने लगा। दुर्भाग्यवश डेमियन अपने विचारों में इतना डूबा हुआ था कि उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और वह स्थान फिर से सामान्य हो गया। डेमियन के आराम करने के लिए बैठने के बाद कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपेक्षाकृत एकांत क्षेत्र में था, क्योंकि घबराहट के दौरान किसी भी जानवर ने उस पर हमला नहीं किया था। अरे यार, इस जानलेवा स्थिति में पैनिक अटैक आना तो मेरी बेवकूफ़ी है। उपन्यासों के मुख्य पात्र इतनी जल्दी घटित होने वाली ऐसी घटनाओं को कैसे संभाल लेते हैं। डेमियन हंस पड़ा। खैर, अगर मैं किसी उपन्यास का मुख्य पात्र होता तो मेरी प्लॉट आर्मर अब तक मेरी माँ को बचा लेती और मुझे इस स्थिति से निपटने के लिए अचानक से शक्ति मिल जाती, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं होने वाला है। डेमियन खड़ा हो गया, उसकी आंखों में फिर से स्पष्टता आ गई थी। वह चुपचाप कालकोठरी के फर्श पर दौड़ने लगा। ये कालकोठरी चाहे जिस भी दुनिया से जुड़ी हो, इसमें हथियार जरूर होंगे और इससे पहले यहाँ किसी की मौत जरूर हुई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा दल इसे तलाशने वाला पहला दल हो। और घंटों तक दौड़ने के बाद आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, हड्डियों का ढेर और थोड़ी जंग लगी हुई 2 छोटी तलवारें। डेमियन ने उन्हें उठाते हुए सोचा, मुझे भाले की उम्मीद थी, लेकिन छोटी तलवारें भी ठीक रहेंगी। वे पूरी तरह से किसी काले रंग की धातु से बनी थीं, और हालांकि उनमें से एक में दरार के निशान दिखने लगे थे, फिर भी वे अस्थायी समाधान के रूप में काम करने के लिए काफी तेज थीं। तो चलिए शिकार पर चलते हैं। उसके बाद एक दिन बीत गया और डेमियन को अपनी छोटी तलवारें निकाले एक चट्टान के पीछे दुबका हुआ देखा गया। इस समय वह अपने शिकार का पीछा कर रहा था, जो कि एक खरगोश था। यहाँ तक कि डेमियन को भी खरगोशों का शिकार करना बेहद मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन जब उसने लापरवाही से पहले खरगोश को मारने की कोशिश की तो उसे इनाम के तौर पर उसके पैर पर एक गहरा घाव मिला जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसी वजह से डेमियन ने इस प्रजाति को राक्षस खरगोश कहना शुरू कर दिया और अपनी टेलीपोर्टेशन शक्ति का उपयोग करके उन पर हमला करने और भागने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी, ताकि वे जब भी सतर्क न हो उन्हें मार सकें। अब
और ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिन हर बार शिकार करते समय उसने मौका देखा था, उसने अपने अवसर का इंतजार किया और सीधे खरगोश के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। टेलीपोर्ट होने से पहले ही उसने अपनी छोटी तलवारें नीचे की ओर भोंक दी, जिससे वह तुरंत मर गया। उन्होंने एक और खोज की कि उनकी टेलीपोर्टेशन क्षमता उनके संवेग को भी साथ ले जाती है। हालांकि उन्हें वैज्ञानिक रूप से यह समझ नहीं आया कि यह कैसे काम करता है, लेकिन विज्ञान के पुराने नियम नई वास्तविकता पर लागू नहीं होते थे। फिर भी उसने अपनी शक्ति को उचित ठहराने के लिए अपने द्वारा सीखे गए पुराने विज्ञान का भरपूर उपयोग किया। अज्ञात को उन शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास करना मानवीय प्रवृत्ति है जिनके बारे में पहले से ही जानकारी हो। खरगोशों को मारने की अपनी विधि का उपयोग करके उसने पहले ही एक स्तर प्राप्त कर लिया था, लेकिन एक ही जानवर को बहुत बार मारने से अर्जित अनुभव की मात्रा में काफी कमी आती है, इसलिए उसे जल्द ही बड़े शिकार की ओर बढ़ना होगा। ताज़ा खरगोश का शव उठाकर डेमियन उस गुफा में वापस चला गया जिसे उसने कल खोजा था और जहां उसने अपना ठिकाना बनाया था। उसने शव को अन्य शवों के ढेर में फेंक दिया और बैठ गया। आज उसका बिना भोजन और पानी के दूसरा दिन होगा, लेकिन वातावरण में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होने के कारण वह अपेक्षाकृत ठीक ठाक स्थिति में था। हालांकि उसके पास 6 या 7 दानव खरगोशों के शव थे, पर वह जानता था कि इस हालत में उन्हें खाना मूर्खता होगी। जानवरों के शरीर में उनकी ताकत बढ़ाने के लिए पशु शक्ति समाहित होती है जो मनुष्यों के लिए अनुकूल नहीं होती, इसलिए आमतौर पर जानवरों को खाना असंभव होता है जब तक कि उनके शवों को पुजारी वर्ग या इसी तरह के लोगों द्वारा शुद्ध न कर दिया जाए। जब दुनिया में पहली बार बदलाव आया तो कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोगों ने जानवरों का मांस पकाकर खाने की कोशिश की। हालांकि उनके लिए परिणाम अच्छे नहीं रहे। आगे के शोध से पता चला कि 99% मामलों में जो लोग बिना शुद्ध किए हुए पशु मांस खाते थे, उनके शरीर विदेशी ऊर्जा से दूषित हो जाते थे और फट जाते थे। बाकी 1% लोग अर्ध मानवों में परिवर्तित हो गए, लेकिन मंगा में दिखाई देने वाली प्यारी बिल्ली जैसी लड़कियों के रूप में नहीं, बल्कि उनके भेड़िए के सिर और भेड़िए के पंजे थे, जिनके शरीर से बेतरतीब ढंग से फर के गुच्छे निकले हुए थे। इन लोगों में तर्क करने की क्षमता भी काफी हद तक कम हो जाती थी और वे अधिक पशुवत और आदिम स्वभाव के हो जाते थे। इन बेहद कम संभावनाओं के बारे में जानते हुए भी डेमियन को सफलतापूर्वक उत्परिवर्तन करने का एक निश्चित स्तर का विश्वास था, बशर्ते वह ऐसा करने का प्रयास करने से पहले मजबूत हो जाए। किसी भी हालत में उसे जानवर का मांस खाना ही था। उसने बस अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इसे कुछ समय के लिए टालने का फैसला किया। हालांकि वह खाने से पहले ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन ही गुजार सकता था। जब डेमियन के विचार व्यवस्थित हो गए तो उसने उस फर्श का नक्शा याद किया जिस पर वह खड़ा था। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी मंजिल है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे ऊपर के करीब है। इस मंजिल पर केवल बिना किसी श्रेणी के जीव हैं क्योंकि छापे के दौरान बाकी सभी नष्ट हो गए थे। हालांकि यह निराशाजनक है, लेकिन ऊपर जाने या सतह के करीब पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। अगली मंजिल तक जाने के लिए केवल एक सीढ़ी है। मैं इस तल पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों को मारे बिना श्रेणीहीन प्राणियों से और अधिक कुछ हासिल नहीं कर सकता, लेकिन इससे मेरी सहनशक्ति इतनी कम हो जाएगी कि मुझे मजबूरन उन प्राणियों का मांस खाना पड़ेगा और उत्परिवर्तन का जोखिम उठाना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके विचार इस दिशा में आगे बढ़े, उसने अपना निर्णय ले लिया। मैंने अपना संकल्प पक्का कर लिया है। अब संकोच करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसका मतलब है कि मैं तेजी से मजबूत हो सकता हूं, तो मैं अगली मंजिल पर चला जाऊंगा। लेकिन पहले उसने आराम करने का फैसला किया। यहाँ के वर्गहीन प्राणियों के बीच वह अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता के बल पर अपेक्षाकृत सर्वोच्च स्थान पर था, इसलिए वे आमतौर पर उसके रहने वाले क्षेत्र को परेशान नहीं करते थे। कुछ घंटों बाद डेमियन तरोताजा महसूस करते हुए उठा। चूंकि उसे फंसे हुए केवल 1.5 दिन ही हुए थे, इसलिए उसे समय का सापेक्षिक अंदाजा था। जब वह उठा तो उसने अपने द्वारा बनाए गए शवों के ढेर को देखा और आह भरी। उसे नहीं पता था कि वह इन्हें लेने वापस आ पाएगा या नहीं, और उसे लगा कि इन्हें बचाकर रखना व्यर्थ था। ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। यह मेरे जीवन में पहली बार होगा जब मैं असली खतरे का सामना करूंगा। बढ़ी हुई सतर्कता के साथ डेमियन अगली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब वह उस जगह पहुंचा जिसे उसने दूसरी मंजिल नाम दिया था, तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां जगह जगह पौधे उग रहे थे। हालांकि यह पहली मंजिल की तरह ही लगभग सुनसान थी, फिर भी इसमें कुछ रौनक थी। डेमियन इस खोज से सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। आखिरकार इसका मतलब यह था कि इस कालकोठरी में कहीं न कहीं पानी का स्रोत होने की संभावना थी। डेमियन सतर्कतापूर्वक इस नए तल पर आगे बढ़ रहा था, तभी अंततः उसे अपना पहला शिकार मिला।
उसके सामने एक दूसर भेड़िया था जो औसत मनुष्य से थोड़ा छोटा था और उसके द्वारा उत्सर्जित आभा से अनुमान लगाया जा सकता था कि वह संभवतः 8 या 9 स्तर का था। डेमियन और भेड़िया एक दूसरे को सतर्कता से देख रहे थे, तभी भेड़िए ने पहला वार किया और झपट्टा मारा। डेमियन दाईं ओर कूदा और अपनी छोटी तलवारें निकाली। फिर वह टेलीपोर्ट होकर भेड़िए के बाईं ओर पहुंचा और नीचे की ओर वार किया। भेड़िए के शरीर में गहरा घाव हो जाने से वह दर्द से कराह उठा और उसने डेमियन को काटने की कोशिश की। हालांकि डेमियन पहले ही टेलीपोर्ट होकर भेड़िए के बगल में पहुंच चुका था और उसने अपनी पिछली हरकत को दोहराया। भेड़िया अपनी घबराहट में पूरी तरह से डेमियन की ओर मुड़ गया, जो मौके से गायब हो गया और अपनी रणनीति जारी रखी। 3 वार के बाद भेड़िया फर्श पर गिर गया। आपने 9वें स्तर के दूसर भेड़िए को मार गिराया, 50 अनुभव प्राप्त किए। हाँ, भेड़िए में ज्यादा बुद्धि नहीं थी, इसलिए उससे निपटना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन डेमियन फिर भी हौंफ रहा था। आखिरकार इससे पहले उसने कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी थी। फिर भी वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भले ही उसकी लड़ाई जान बचाने की थी, लेकिन उसे इसमें मजा आ रहा था। लड़ना, मारना, ताकतवर बनना। माना की शक्ति के आने से जब से संभावनाएं खुली, तब से वह बस यही करना चाहता था। जैसे ही उन्होंने असीम प्रतीत होने वाले भविष्य की ओर देखा, उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प की पुष्टि की। मैं बच जाऊंगा। एक और दिन सफलतापूर्वक बीत गया और डेमियन ने ग्रे भेड़ियों का शिकार जारी रखा। इस समय तक उसने 6 और भेड़ियों को मार गिराया था और सफलतापूर्वक लेवल 9 पर पहुंच गया था। धिक्कार है, मुझे लेवल 5 तक पहुंचने में 6 साल लग गए, लेकिन अब मैंने 3 दिनों के भीतर ही उसमें 4 और लेवल जोड़ लिए हैं। मुझे पता है कि परिस्थितियां मेरे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन शायद यही वह माहौल है जिसकी मुझे अपनी प्रगति के लिए जरूरत थी। स्थिति डेमियन वॉर्ड, इंसान, पुरुष, आयु 17 वर्ष, स्तर 9, वर्गहीन, अनुभव मूल्य 250/1000, उपाधियां 0 शरीर का वाहक, समानताएं, अंतरिक्ष, शारीरिक बनावट 0 शारीरिक बनावट, जादुई शक्ति 100, STR 5, एजीआई 8, परिभाषा 3, इंट 6, डेक्स 8, कौशल अल्प दूरी का टेलीपोर्टेशन स्तर 3, मामूली टेलीकिनेसिस स्तर 2, मामूली पुनर्जनन स्तर 5। युद्ध में लगातार अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग करने से उसकी महारत बढ़ने लगी और उसकी दूरी सीमा 25 मीटर तक बढ़ गई। इसके अलावा उसने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग करके अपनी तलवारों को अपनी ओर खींचने का अभ्यास किया और इस प्रक्रिया में एक बार अपनी शक्ति का स्तर भी बढ़ा लिया। स्वाभाविक रूप से युद्धों में लगातार लगने वाली खरोंचों और घावों के उपचार के कारण उसकी पुनर्जनन क्षमता में सबसे अधिक सुधार हुआ है। दुर्भाग्य से मेरी शारीरिक क्षमता अभी भी स्थिर है, हालांकि मेरी मानव क्षमता 5 गुना बढ़ गई है। मैं अभी तक अपने 0 शरीर के बारे में अपने सिद्धांत का परीक्षण नहीं कर पाया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका परीक्षण करने का सबसे अच्छा समय तब होगा जब मैं भोजन करूंगा और उत्परिवर्तन के लिए मजबूर हो जाऊंगा। डेमियन ने कुछ समय के लिए शिकार करना बंद करने और अपनी क्षमताओं को निखारने का फैसला किया। हालांकि वह अभी तक किसी भी शिकार में असफल नहीं हुआ था, लेकिन ये केवल उसकी टेलीपोर्टेशन शक्ति और जिन जानवरों से वह लड़ता था उनकी कम बुद्धि के कारण ही संभव हो पाया था। वह जानता था कि जैसे जैसे वह कालकोठरी में और नीचे जाएगा, उसकी ये वर्तमान खूबियां फीकी पड़ जाएंगी। ध्यान मुद्रा में बैठकर डेमियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने की कोशिश की। जागृत होने से पहले भी उसे हमेशा अंतरिक्ष से एक आंतरिक जुड़ाव महसूस होता था, मानो उसकी जागरूकता हमेशा से ही सामान्य से कहीं अधिक थी। माना के संपर्क में आने के बाद ये भावना और भी प्रबल हो गई। उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि अगर उनका 0 शरीर उन्हें शारीरिक विकास से नहीं रोक रहा होता, तो उनमें एलेना और जिन जैसे लोगों को टक्कर देने के लिए पर्याप्त प्रतिभा होती। जैसे ही डेमियन ने इस आंतरिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित किया, उसे ऐसा लगा जैसे वह एक अंतहीन सागर के बीच में हो। हर दिशा से परते दर परते और लहरें दर लहर उस पर टूट रही थीं, मानो उस क्षेत्र में अंतरिक्ष के नियमों का पालन हो रहा हो। जैसे जैसे वह इस घटना की गहराई में उतरता गया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह इन परतों में से किन्हीं भी 2 को जोड़ सकता है और अंतरिक्ष में उस बिंदु तक चल सकता है जहां वे शुरू और समाप्त होती हैं। मैं समझ गया, तो यही मेरी टेलीपोर्टेशन क्षमता के पीछे का मूल सिद्धांत है। मैं अवचेतन रूप से अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं को जोड़ता हूं और स्वयं को स्थानिक परतों के माध्यम से स्थानांतरित करता हूं। अगर ऐसा है तो मुझे आश्चर्य होता है कि डेमियन ने स्वयं को अंतरिक्ष की एक धुंधली परत से जोड़ा जिसे उसने अपनी धारणा की सीमा से परे महसूस किया और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। खांसी
अचानक वह अपनी मूल स्थिति से 30 मीटर दूर प्रकट हुआ। हालांकि अब वह फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और खून की उल्टी कर रहा था। फिर भी उसकी आंखें पहले की तरह ही चमकदार थीं। तो बात कुछ ऐसी है। आमतौर पर मैं जिस बिंदु पर पहुंचना चाहता हूं, उससे पहले मुझे बस एक धुंधलापन दिखाई देता है, लेकिन इस बार मैंने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। अगर मेरा शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो अंतरिक्ष में दो गैर आसन बिंदुओं के जुड़ने से उत्पन्न स्थानिक अशांति मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। जैसे जैसे मेरी स्थानिक आत्मीयता की समझ बढ़ती है, मैं अशांति की मात्रा कम कर सकता हूं, जिससे मेरे द्वारा तय की जाने वाली दूरी बढ़ जाती है। इसी प्रकार जब तक मेरा शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो जाता, दूरी की सीमा मायने नहीं रखेगी। ऐसा लगता है कि मुझे अपने सिद्धांत का परीक्षण शून्य शरीर पर अपनी मूल योजना से पहले ही करना होगा। तभी मैं विकास करना शुरू कर सकता हूं। चूंकि वह कुछ समय तक स्थानिक तत्व में प्रगति नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने का फैसला किया। डेमियन ने एक विशेष मुद्रा अपनाई और बार बार अपनी तलवारें घुमाई, व्यर्थ की गति को यथासंभव कम करने का प्रयास किया। इस तरह कई घंटे बीतते गए और दिन का अंत हो गया, और आखिरकार डेमियन का प्रशिक्षण समाप्त हो गया। अंत तक उसने तलवारबाजी की कला को जागृत कर लिया था। हालांकि यह केवल पहला स्तर था, फिर भी यह इस बात का संकेत था कि उसने सही राह पर कदम रख दिया है। डेमियन ने फैसला किया कि टेलीपोर्टेशन का दुरुपयोग किए बिना लड़ाई शुरू करने से पहले कुछ देर आराम करना सबसे अच्छा होगा। केवल इसी तरह वह लगातार सुधार कर पाएगा। पृथ्वी का दृष्टिकोण। लॉस एंजल्स के किसी अस्पताल में एक युवती धैर्यपूर्वक बिस्तर के पास बैठी हुई दिखाई दी। वह 17 वर्ष की थी, उसके बाल गहरे नीले रंग के थे और उसकी आंखों की चमक कुछ कम हो गई थी। उसके सुगठित शरीर को देखते हुए वह निस्संदेह एक शीर्ष सुंदरी थी। बिस्तर पर काले बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह पिछले 6 वर्षों से कोमा में थी। मौसी, मुझे माफ कर दीजिए, एलेना ने आंखों में आंसू लिए कहा। मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी रक्षा करूंगी, लेकिन अंत में उसी ने मेरी जान बचाई। उस कमीने ने उसके साथ जो किया, वो अब तो यह जताने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि उसने कुछ किया ही नहीं। उस घृणित जिन के बारे में सोचते ही एलेना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। डेमियन को कालकोठरी में फंसे हुए 4 दिन हो चुके थे, और जिन ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही न हो। स्थिति और भी बदतर हो गई थी क्योंकि अब वह खुलेआम एलेना को पाने और उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश कर रहा था। आंटी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यह मानने से इनकार करती हूं कि वह मर गया है। डेमियन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह कमीना जरूर वापस आएगा। आखिरकार मैंने उसे कभी बताया ही नहीं कि मैं। छोड़ो, एलेना ने आह भरी। लोग चाहे कुछ भी कहें, जीवित रहने की संभावना चाहे कितनी भी कम हो, एलेना दृढ़ता से इस बात पर अड़ी रही कि डेमियन जीवित है। जब वह फाटक से गायब हो गया, तो एलेना क्रोधित हो उठी और उसने जिन को इतनी जोर से घूंसा मारा कि वह 10 मीटर दूर जा गिरा, इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता। अगर उसके साथियों ने उसे रोका न होता तो वह और भी बुरा कर सकती थी। उस घटना के बाद उसने कुछ समय की छुट्टी ली और लगभग प्रतिदिन अस्पताल जाने लगी। उसने डेमियन की मां के अस्पताल के बिलों का भुगतान भी डेमियन की जगह पर अपने ऊपर ले लिया था। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं और मजबूत हो जाऊंगी, इतनी मजबूत कि जब वह वापस आएगा तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। अगली बार जब मैं उससे मिलूंगी तो उसे सब कुछ ठीक से बता दूंगी। उस समय चाची, मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका समर्थन भी मिलेगा। समय देखकर एलेना उठ खड़ी हुई। आज के लिए अलविदा आंटी, मैं शायद जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, इसलिए आपको किसी के न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलेना अस्पताल के कमरे से बाहर निकली और आह भरी। उसने अपनी आंखों में उमड़ रहे आंसुओं को पोंछा और खुद को दृढ़ निश्चय किया। फिर कभी नहीं, फिर कभी मुझे ऐसी स्थिति में नहीं डाला जाएगा जहां उसे मेरी रक्षा करनी पड़े। जब वह वापस आएगा तो वह निश्चित रूप से मजबूत होगा, और उस समय मुझे आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़े होने में सक्षम होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले डेमियन ने किया था, एलेना ने खुद को किसी से भी ज्यादा मजबूत बनने का संकल्प लिया। ब्रह्मांड में कहीं किसी अज्ञात कालकोठरी में काले बालों और नीलमणि जैसी आंखों वाले एक दुबले पतले युवक को 3 मानव आकार के भूरे भेड़ियों से लड़ते हुए देखा जा सकता था। भेड़िए उस इंसान को संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे क्योंकि पिछले एक दिन में वह घूम घूम कर लगातार उनके झुंड के सदस्यों को मार रहा था। अपनी सीमित बुद्धि के बावजूद वे जानते थे कि वह कोई खतरनाक व्यक्ति है। डेमियन नाम का युवक भेड़ियों को लेकर भी सतर्क था। तलवारबाजी में महारत हासिल करने के लिए वह शिकार में सक्रिय हो गया था और उसने कई भूरे भेड़िए खोजे जिन्हें उसने मार डाला।
हालांकि चूंकि वह क्लास बदलने से बस एक कदम दूर था, इसलिए उसे पहले से कहीं अधिक अनुभव की आवश्यकता थी। तीनों भेड़िए उसके चारों ओर जमा हो गए, लेकिन डेमियन ने उन्हें तैयारी करने का समय नहीं दिया। उसने तुरंत पहले भेड़िए की ओर छलांग लगाए और अपनी एक तलवार से उस पर वार किया, साथ ही साथ अपनी दूसरी तलवार पीछे वाले भेड़िए पर फेंक दी। जैसे ही भेड़ियों ने बचने की कोशिश की, डेमियन ने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग करके पहले भेड़िए को वहीं रोके रखा, जबकि दूसरे भेड़िए के शरीर में छेद करने के लिए उसने अपने दूसरे ब्लेड की दिशा को नियंत्रित किया। अचानक वह गायब हो गया, तीसरे भेड़िए के पंजों से बाल बाल बचते हुए और उसकी पीठ पर प्रकट होकर उसकी रीढ़ की हड्डी में एक गहरा घाव कर दिया। तीसरे भेड़िए के लकवाग्रस्त हो जाने के बाद डेमियन एक बार फिर गायब हो गया और फिर अपने दूसरे ब्लेड के हैंडल को पकड़े हुए और उसे पूरी ताकत से नीचे की ओर खींचते हुए प्रकट हुआ, जिससे भेड़िए की छाती पर मांस कट गया। वह भेड़ियों के बीच नाचता रहा, ज्यादातर समय अपने शरीर से बचाव करता रहा, लेकिन खतरा महसूस होते ही वह तुरंत गायब हो जाता था। 5 लंबे मिनटों के बाद पहले 2 भेड़िए ढेर हो गए। आपने 2 लेवल 9 ग्रे वुल्फ को मार गिराया, 100 अनुभव अंक प्राप्त किए। शुरुआत में लकवाग्रस्त हुए तीसरे भेड़िए के पास जाते हुए डेमियन ने उसकी आंखों में घृणा का भाव देखा। हालांकि उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। कालकोठरी में या तो मारो या मरो, और वह दूसरा विकल्प नहीं चुनना चाहता था। उसने अपनी छोटी तलवार उठाए और झट से भेड़िए का सिर काट दिया। आपने 9वें स्तर के एक ग्रे वुल्फ को मार गिराया, 50 अनुभव अंक प्राप्त किए। गहरी सांस लेते हुए और अपनी तलवारों से खून पोंछते हुए डेमियन को एक बार फिर एहसास हुआ कि वह मुस्कुरा रहा है। हाल ही में उसने सोचना शुरू किया था कि शायद वह युद्ध का दीवाना है, क्योंकि उसे इस मारो या मरो वाले माहौल में एक अटूट रोमांच महसूस हो रहा था। अगर पृथ्वी पर उसके लक्ष्य और प्राथमिकताएं न होती, तो शायद वह सिर्फ रोमांच के लिए जरूरत से ज्यादा समय तक यहाँ रुक जाता। डेमियन चुपचाप कालकोठरी के दृश्य की प्रशंसा करते हुए अपनी छोटी सी गुफा की ओर वापस चल पड़ा। जिस क्षेत्र में वह अब था, वहां पहले देखे गए किसी भी क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक वनस्पति थी। चारों ओर अनगिनत मनमोहक रंगों के पौधे खिले हुए थे, लेकिन उसे लगभग ये बात कड़वे अनुभव से पता चली कि वे जहरीले होते हैं। सौभाग्य से उसने पहले एक मरते हुए भेड़िए को उनमें से एक पौधा खिलाने का फैसला किया और अंततः उसे मार डाला। अपने ठिकाने पर पहुंचकर डेमियन आराम करने बैठ गया। लगता है ये भेड़िए जैसे साथी मुझे प्रथम श्रेणी तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं होंगे। इनमें से हर एक से अब सिर्फ 50 अनुभव अंक मिल रहे हैं, जबकि पहले वाले से लगभग 200 अनुभव अंक मिले थे। अगर मैं और मारूंगा तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरी अगली बड़ी लड़ाई उनके नेता के खिलाफ होगी, जो शायद प्रथम श्रेणी का योद्धा होगा। जिस तरह से 9वें स्तर के राक्षसों को मारना आसान हो गया है, उसे देखते हुए प्रथम श्रेणी के योद्धा को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। भले ही लड़ाई कठिन हो, फिर भी इसे पूरा किया जा सकता है। अफसोस की बात है कि ताकतवर बनने की उम्मीद छोड़ चुके डेमियन को वर्गों के बीच के अंतर की ज्यादा जानकारी नहीं थी। समय आने पर उसे अपने इस घमंड पर पछतावा होगा। डेमियन 4 घंटे आराम करने के बाद फिर से खड़ा हुआ। कालकोठरी में उसका 5वां दिन था और उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। डेमियन गुफा की छत को घूर रहा था, मानो उसकी आंखें वास्तविकता को भेद कर पृथ्वी पर स्थित किसी अस्पताल के कमरे को निहारने की कोशिश कर रही हो। माँ, मुझे पता है कि आप मुझे सुन नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका बेटा ठीक है। हालांकि यह माहौल कठिन है, लेकिन लगता है कि यही मेरे विकास के लिए जरूरी है। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। जब तक मैं धरती पर वापस आकर तुम्हारे पास लौटूंगा, तब तक मैं ऐसा इंसान बन चुका होऊंगा जिस पर तुम गर्व कर सकोगी। मैं तुम्हारी बीमारी को ऐसे ठीक कर दूंगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो और तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने दूंगा, और शायद हम पिताजी को भी ढूंढकर उन्हें छोड़ने के लिए थोड़ा सबक सिखा सकें। डेमियन ऐसा अक्सर नहीं करता था, लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि वह पृथ्वी से ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर हो सकता है, तो अकेलेपन का दर्द उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखने लगा। उसे अपनी माँ से यूं ही बातें करना याद आता था, भले ही वह उसे सुन न पाती हो। उसे एलेना के साथ बिताए अपने खुशहाल दिन याद आते थे, जब वे ऐसे व्यवहार करते थे जैसे दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता हो। उसे अपना वह घटिया एक कमरे का अपार्टमेंट भी याद आता था, जहां कम से कम सोने के लिए एक बिस्तर तो था। हालांकि उसने अभी तक मौत का सामना नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि एक दिन ऐसा जरूर होगा। वह जानता था कि अब तक उसकी आसान यात्रा केवल इसलिए संभव हुई है क्योंकि अभी तक उसका सामना किसी ऐसे जानवर से नहीं हुआ है जो स्तर 10 से आगे विकसित हो चुका हो।
वह कभी कभी सोचता था कि वह इस तरह की स्थिति में इतना सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बनाए रख सकता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका विनोदी रवैया केवल एक मुकाबला करने का तरीका था, क्योंकि उसके भीतर का कोई हिस्सा अभी भी यह सोचना चाहता था कि सब कुछ सिर्फ एक बुरा सपना था और वह अभी भी पृथ्वी पर शांति से जीवन जी रहा है। पिछले 5 दिनों में बिना किसी सहारे के बिताए अपने जीवन के बारे में सोचते हुए वह कांप उठा। उसने एक बार भी खाना नहीं खाया था और दिन रात शिकार करने, दौड़ने और प्रशिक्षण में ही बिताया था। क्या ये जादुई शक्ति थी जिसने उसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान किए, या ये स्थिति के कारण लगातार एड्रेनालाइन का प्रवाह था, या ये दोनों का संयोजन था? डेमियन को पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसकी ऊर्जा जल्द ही खत्म हो जाएगी। इस पूरे अनुभव के दौरान उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 15 घंटे आराम किया, और यह भी तभी संभव है जब उनका समय का बोध अभी भी सटीक हो। वे ये कल्पना भी नहीं करना चाहते थे कि जब वे अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे तो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। शायद वह अपनी सारी इंसानियत खो दे और खुद एक जानवर बन जाए। हालांकि उसने इन विचारों को ज्यादा देर तक मन में नहीं आने दिया। चाहे वह कुछ भी बन जाए, इस मामले में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे हर हाल में मजबूत बनना था, और अगर इसके लिए उसे अपनी इंसानियत भी त्यागनी पड़े, तो वो पल भर में ऐसा कर देगा। जब तक उसके मूल सिद्धांत नहीं बदलते, उसे अपने भविष्य की कोई परवाह नहीं थी। अपने मन को शांत करते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, तभी उसकी छोटी तलवारें उसकी ओर उड़ती हुई आईं। पिछली बार जब मुझे इस तरह का पूर्वाभास हुआ था तो मुझे एक कालकोठरी में फेंक दिया गया था और दूसरी दुनिया में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे याद रखना होगा, मुझे जीवित रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जीवित रहना ही होगा। 5 दिन बीत जाने के बाद भी उसे वह दृढ़ संकल्प याद था जो उसने शुरुआत में हुए पैनिक अटैक के बाद बनाया था। जीवित रहना। चाहे वह मजाक कर रहा हो, मार रहा हो, प्रशिक्षण ले रहा हो या सो रहा हो, ये शब्द लगातार उसके दिमाग में गूंजता रहता था। खैर, वह मन ही मन हंसते हुए बोला, पता नहीं आज मेरी किस्मत मुझे किस तरह का मजा दिलाएगी। शिकार फिर से शुरू हो गया।